नमस्कार। हमारे शास्त्रों में संपूर्ण विज्ञान छिपा हुआ है। शास्त्र पढ़िए, उनको क्वांटाइज कीजिए, मैथमेटिक्स के रूल में फिट कीजिए और आपको पूरा विज्ञान मिल जाएगा। आज मैं आपको चंद्रमा की स्थायी पत्नियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। राजा दक्ष की पुत्रियों की 27 पुत्रियों से उनकी विवाह हुआ था। तो लेकिन चंद्रदेव अपनी रोहिणी नामक पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों को ये बात बुरी लगती थी। तो उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की चंद्रदेव की। तो राजा दक्ष उन पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बहुत समझाया चंद्रदेव को कि सभी पत्नियों को बराबर प्यार करे, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। तो राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा शरीर का क्षय हो जाए। तो चंद्रमा धीरे धीरे उनका घटना शुरू हो गया। तो नारद ऋषि की सलाह मानते हुए चंद्रदेव ने शिव की आराधना की और अपने प्राण बचाने की विनती की। तो भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने सिर पर धारण कर लिया और चंद्रदेव को मृत्यु को प्राप्त होने से बचा लिया। लेकिन एक बात उसके साथ बची रह गई कि 14 दिन चंद्रमा छोटा होता है, क्षय होता है, और 14 दिन उदय होता है, उनका साइज बढ़ता है। इसी प्रोसेस में अमावस और पूर्णिमासी आती है। तो 14 दिन चंद्रमा क्षय होगा। चंद्रमा जब क्षय होता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं चंद्रमा का, और जब उसका साइज बढ़ता है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये तो हुई हमारे पुराणों में लिखी हुई कथा। अब इस कथा को मैं थोड़ा विज्ञान में कन्वर्ट करके बताता हूं कि अगर इसको हम वैज्ञानिक ढंग से समझे तो क्या निकल के आता है। देखिए, यहां पर मान लिया ये जो रेड कलर का गोला है बीच में छोटे वाला, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है इस गोले में, चंद्रदेव। ठीक है। तो चंद्रमा जब भी चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, उसकी बैकग्राउंड में आसमान में बाकी सितारे तो होंगे, तरह तरह के सितारों के झुंड होंगे। तो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में भी और ज्योतिष में भी जो चंद्रमा के मतलब पृथ्वी के चारों तरफ का जो तारामंडल दिखता है, इसको 28 कुछ ज्योतिष के जानकार इसको 28 गिनते हैं, कुछ 27 गिनते हैं। 27 भागों में 27 डिवीजन किए गए हैं इसके। मतलब जैसे यहां से यहां तक, जैसे इस कोण में एक डिवीजन, ऐसे दूसरा डिवीजन, इस तरह से पूरे उसमें 27 डिवीजन किए हैं। पूरे आसमान के हमने चारों तरफ के 27 डिवीजन कोण के आधार पे किए हुए हैं। ठीक है। तो इन 27 डिवीजन में जो भी तारामंडल बैकग्राउंड में होता है, चंद्रमा के बैकग्राउंड में जो भी उसके, जैसे चंद्रमा यहां, उसके बैकग्राउंड में जो तारे दिखते हैं उनको हमने नक्षत्रों का नाम दिया है। लेकिन हरेक नक्षत्र समूह का जो मुख्य तारा है, सबसे बड़ा तारा है, या उस जिस तारे के नाम पे, स्टार के नाम पे उस नक्षत्र का नाम रखा गया, वो 27 है, 27 है। राइट। 27 कौन कौन, देखिए यहां पर, जैसे मैं सारे नहीं कहूंगा, जैसे कृतिका, रोहिणी, मृगऋषि, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा एंड सो ऑन। अब मान लिया इस समय पर आसमान में चंद्रमा की बैकग्राउंड में, मान लिया चंद्रमा की बैकग्राउंड में पुष्य नक्षत्र है और इसी समय कोई बच्चा उत्पन्न हो गया, तो हम कहेंगे उसका जन्म नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। राइट। अच्छा, अब हम जब इन स्थितियों को, चंद्रमा को जब हम आसमान में देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में तारामंडल दिखता है।
तारामंडल का कोई नक्षत्र दिखता है, नक्षत्र का नाम उसके मुख्य तारे पे है। तो जैसे मान लिया, यहां देखिए इस डायग्राम पे देखिए, मान लिया ये आप पृथ्वी से देख रहे हैं कि चंद्रमा यहां पर है, और मान लिया वो किसी एक नक्षत्र में, मान लिया कृत्तिका नक्षत्र में है, और उसके बैकग्राउंड में जितने तारे दिखेंगे उसका डिवीजन हिस्सा कृत्तिका नक्षत्र कहलाएगा। लेकिन कृत्तिका नक्षत्र कृत्तिका तारे के नाम पे रखा गया है, तो कृत्तिका तारा साथ में दिखेगा उस टाइम, उसी एरिया में होगा कि नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा, अब मान लिया चंद्रमा आगे बढ़ गया, अब इसके बैकग्राउंड में मान लिया पुनर्वसु नक्षत्र है, तो बैकग्राउंड में पुनर्वसु नक्षत्र के सारे तारे होंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र का नाम पुनर्वसु तारे पे रखा होगा, इस प्रकार से। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा उस नक्षत्र के मुख्य तारे से कुछ दूर होता है, ये वाला दूर। पृथ्वी से देखने पर लग रहा है कि चंद्रमा यहां पर है, और जो बैकग्राउंड में नक्षत्र है उसका मुख्य तारा उससे कुछ दूरी पर है, राइट। तो जब ये दूरी नापते हैं हम सबकी, तो हम पाते हैं कि चंद्रमा के बैकग्राउंड में जब रोहिणी नक्षत्र होता है, तो रोहिणी नामक तारा चंद्रमा के बिल्कुल बैकग्राउंड में होता है। अगर चंद्रमा ऐसे आ जाएगा आगे, तो रोहिणी तारा लगभग इसके पीछे छिप जाएगा, लगभग ग्रहण टाइप बिल्कुल पीछे छिप जाएगा। तो शास्त्रों में यह कहा गया कि रोहिणी इसकी पत्नी है, और रोहिणी के साथ बिल्कुल क्लोज रह रही है, बाकियों के साथ नहीं रह रहा है, बाकियों से कुछ ना कुछ दूरी बनी हुई है, बाकियों से कुछ ना कुछ दूरी बनी हुई है, ठीक है। तो यही चंद्रमा की वो 27 पत्नियां हैं, इन्हीं नक्षत्रों को चंद्रमा की 27 पत्नी मतलब वाइफ्स कहा गया है, ठीक है। अब रोहिणी से बिल्कुल नजदीक है, तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा रोहिणी के, जब रोहिणी नक्षत्र में होता तो रोहिणी तारे के बिल्कुल पास से गुजरता है, होता तो बहुत दूर है लेकिन उसकी बैकग्राउंड में बिल्कुल नजदीक होता वो। तो इसका मतलब चंद्रमा रोहिणी के बिल्कुल नजदीक होने का मतलब चंद्रमा अपनी रोहिणी नामक पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ठीक हो गया। तो जो कहानी है, जो हमारे पुराणों में कहानी है, वो प्रैक्टिकली हम अंतरिक्ष में भी देख रहे हैं, वही हो रहा है, राइट। अब इस चीज का हमारे जीवन पर भी प्रभाव होता है। मैंने आज तक जितनी जन्म कुंडलियां देखी किसी की भी, अगर कोई जन्म कुंडली मेरे पास आ जाती है तो मैं ये देखता हूं उसका जन्म नक्षत्र कौन सा है। मान लिया किसी व्यक्ति, किसी पुरुष या स्त्री का जन्म नक्षत्र रोहिणी है, तो रोहिणी नक्षत्र में कोई भी जन्मा पुरुष या स्त्री होगी तो उसको अपोजिट सेक्स से बहुत प्रेम मिलेगा, चाहे अपोजिट सेक्स का ना, चाहे मां हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम करेगी। और अगर वो व्यक्ति किसी ऐसे नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है जिस नक्षत्र के मुख्य तारे की दूरी सबसे ज्यादा दिखती है पृथ्वी से, ऐसा व्यक्ति जितना मर्जी स्मार्ट हो, जितना मर्जी बॉडी बनाए, मसल्स बनाए, स्टाइल मारे, उससे स्त्रियां प्रेम नहीं करती, कम करती है, करती तो है लेकिन सबसे कम। फिर आदमी हम सोचते हैं यार ये एक लल्लू सा बंदा है, मोटू थोल्लू कुछ भी जो भी, यार इस पर लड़कियां जान छिड़कती हैं, ठीक है कि नहीं। टकला है, कुछ है, जो मर्जी है, देखने सुनने, यार इस पर तो लड़कियां इसके साथ दोस्ती एकदम कर लेती है और इसके क्लोज आ जाती है। और एक बंदा सोचता है कि मैं तो भाई बड़ी भारी मसल्स बनाई है, बड़ा डिजाइन बनाया, मैं तो बड़ा मॉडल हूं, उसको लड़कियां घास भी नहीं डालती। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें बहन का रिश्ता भी आ गया, मां का रिश्ता भी आ गया, सब रिश्ते आ गए। तो यही हिसाब स्त्रियों के साथ होता है। अगर स्त्री, मान लिया, जनरली मैंने बहुत देखा है, कुछ एक नक्षत्र ऐसे हैं जैसे पुष्य नक्षत्र है, अगर स्त्री पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न हुई होगी तो जनरली मैंने देखा उनके पति उनको थोड़ा कम प्रेम करते हैं, थोड़ा कम, बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है।
लेकिन अगर कोई स्त्री रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई होगी और उसके थोड़े भी स्टार बाकी ग्रह ठीक पड़े होंगे तो उसको भाई, पिता, पति, प्रेमी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जबकि मैंने यह भी देखा है कि जैसे ये एक शतभिषा नक्षत्र बता रहा हूं मैं, ये ऐसे इस नक्षत्र में उत्पन्न लड़कियां बहुत सुंदर होगी, लेकिन ना उनको पति, प्रेमी या इस प्रकार पिता, इनका प्रेम काफी कम मिलता है। सुंदर बहुत होंगी। तो हमें जीवन में किसको कितना प्रेम मिलता है, इसका 60-70%, 60-70% केसेस में मतलब प्रभाव जो होता है, 70% का प्रभाव उसके जन्म नक्षत्र का होता है कि किस व्यक्ति को अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति प्रेम करता है। वो प्रेम मां का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, या वाइस वर्सा। तो जो कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी है वही कहानी हम अंतरिक्ष में देख रहे हैं और वही कहानी हम अपने जीवन में देख रहे हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना ज्यादा होता है। हाँ, एक बात मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अधिकतर ज्योतिष के जानकार अभिजीत नक्षत्र को काउंट नहीं करते। अभिजीत नक्षत्र मकर राशि में थोड़ी देर के लिए, दो घड़ी के लिए आता है, दो घड़ी के लिए आता है लगभग, तो होता है मकर राशि में ही है, लेकिन कई ज्योतिष के जानकार इसको काउंट नहीं करते। एक मैं और थोड़ी सी आपको कुछ खास बात बताना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। जैसा मैंने एक वीडियो था मेरा स्त्री के मूड स्विंग के बारे में कि स्त्रियों का मूड स्विंग कैसे करता है, उसमें मैंने समझाया था कि स्त्री की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति के हिसाब से कब उसकी अमावस्या आएगी, कब उसकी पूर्णमासी आएगी। ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हेडिंग है मूड स्विंग। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि मान लिया जैसे किसी स्त्री की जन्म कुंडली ये है और जब उसका जन्म हुआ था, मान लिया उसका सूर्य यहां पड़ा था। ठीक है, ये तो जन्म उस जिस समय पर हुआ था। मान लो इस समय चंद्रमा आसमान में इसी राशि का है, तो इसका मतलब स्त्री की जन्म कुंडली की अमावस्या है, यानी उसकी मंथली साइकिल आया है या आने वाला है, 1-2 दिन के अंदर आगे पीछे हो सकता है। जैसे जैसे चंद्रमा यहां से क्रॉस करता है तो स्त्री का शुक्ल पक्ष शुरू होता है, उसका मूड पॉजिटिव आने शुरू होता है, रोमांटिक होने लगती है, और जब बिल्कुल अपोजिट में आ जाता है यहां पर, तो उस दिन उस स्त्री का 14th डेज होता है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, उसी दिन स्त्री का ओव्यूल ओवरी से रिलीज होता है और उसी दिन स्त्री का LH हार्मोन का लेवल, ये LH हार्मोन का ग्राफ है, और यहां पर हम दिन प्लॉट कर रहे हैं, तो जैसे 1 2 3, तो जब 14वां दिन होता है इसी दिन स्त्री की कुंडली की पूर्णमासी होती है, और इसी दिन स्त्री बहुत रोमांटिक होती है, और तभी तो गाना गाते हैं ना, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। राइट, और यही दिन होता है जब स्त्री का जो निचली टांगों वाला टेम्परेचर है, ये 13वें दिन में एकदम 2 डिग्री बढ़ जाता है, एकदम 2 डिग्री राइज हो जाता है इसमें, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तभी तो स्त्रियों को हॉट बोलते हैं, लड़की को हॉटी बोलते हैं ना, बॉयज को कूल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, कुछ एक लेडीज का बायोडाटा लेके, उनकी जन्म कुंडली लेके, और उनके LH हार्मोन का डाटा बनवाया था कुछ
पैसा भी खर्च किया था उसके लिए, जैसे 2.5-3 दिन बाद का LH लेवल क्या है वो मेजर करवाया था कहीं बाहर से, ठीक है। तो मैंने जो मेडिकल रिपोर्ट थी उन लेडीज की या लड़कियों की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थी, जो मेडिकल रिपोर्ट थी उनकी LH हार्मोन की, वो उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साइकिल से मैच कर रही थी। LH हार्मोन मतलब मैं जन्म कुंडली से कैलकुलेट कर रहा था, डॉक्टर टेस्ट लेके कैलकुलेट कर रहे थे। तो जैसे उनकी कुंडली बता रही थी उसी के अकॉर्डिंग उनका LH हार्मोन का साइकिल चला हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप मान लिया नक्षत्र से दूरी, जो मैंने बताया था भाई, उस नक्षत्र के से दूरी चंद्रमा की, अगर उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो भी ऐसा है, सॉरी वो आएगा उल्टा, वो आएगा उल्टा। मतलब जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन चंद्रमा की दूरी रोहिणी नक्षत्र से कम, सबसे कम होगी। तो ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और जन्म कुंडली का डाटा 100% मैच करके मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मेडिकल रिपोर्ट से भी, लेडीज के टेम्परेचर रिपोर्ट से भी, और जो कुंडली से कैलकुलेट किया वो लगभग 4-5 लेडीज के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके, कुछ पैसा खर्च करके मैंने ये काम करके देखा। लेकिन मैं इस प्रयोग को लगभग पैसा इकट्ठा करके 2-2,500 सैंपल यंग लेडीज के, मतलब जैसे कोई वैक्सीन आती है उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं कि नहीं करते, मुझे क्या करना है, लगभग 1,500-2 हजार लेडीज का को वॉलंटियर या उनको पैसा खर्च करके उनके पर डे LH हार्मोन लेवल चेक करके, उनके बॉडी टेम्परेचर को लेके एक डेटाबेस और उनकी कुंडलियों का डेटाबेस लेके तीनों में मैचिंग बिठा के इसको वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना है। ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन हजारों सालों की गुलामी की वजह से किसी भी सरकारों ने, किसी भी राजसत्ता ने आज तक हमारे वैदिक ज्ञान को, इसकी रिसर्च बढ़ाने के लिए एक पैसा तक खर्च नहीं किया। अगर खर्च किया भी है तो आगे जो घूमे होते हैं ना पैसा खाने वाले, वही खा जाते हैं, असली प्रोजेक्ट तक पैसा फंड नहीं पहुंचता। यही समस्या है कि हमारा वैदिक ज्ञान बॉलीवुड, मीडिया और वैदिक ज्ञान विरोधियों ने इनका मजाक बनाया है, और उसकी वजह से, और इसका एक कारण और भी है, जो कम्युनिटी इसका यूज करती है, लोगों में अंधविश्वास पैदा करके धन कमाती है, उन्होंने भी बदनाम किया है इस ज्ञान को, इस वैज्ञानिक ज्ञान को। लेकिन मैं इस ज्ञान को वैज्ञानिक आधार पे प्रमाणित करना चाहता हूं, लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू, प्रैक्टिकल टेस्ट के थ्रू। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि लोगों ने हमारे वैदिक ज्ञान की बात करने वालों को मजाक समझा हुआ है। अगर कोई वैदिक ज्ञान, ज्योतिष की बात कहता है तो उसको कुछ ऐसी दृष्टि से देखते, अच्छा ये पंडित का काम, फलाना काम। ओ भाई मेरे, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांतों से भरा हुआ ज्ञान है। मैं अगला वीडियो ये बताने के लिए बताऊंगा आपको, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था पिछला एक, कि जितने मैं धीरे धीरे प्रमाणित करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के जितने भी नियम हैं, जितना भी आधुनिक अनुसंधान इन क्षेत्रों में हुआ है, ये इनका ज्ञान ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में है। बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ी इस काम को, समाज को इज्जत की दृष्टि से देखने की जरूरत है। धन्यवाद।